वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर काउंसलिंग लेटर मैंने खोल रखा है। तो आज हम जानने वाले हैं कि यहाँ पर जिनका जिनका भी काउंसलिंग है आईआरटी वाले, मैं उनको बता दूं कि अगर यदि इन सब पॉइंट्स में से भी अगर कोई सा भी एक पॉइंट्स ऐसा जो कि आप लोगों को छूट जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स होगा, तो आप ये जान लीजिए कि आप लोग की काउंसलिंग रुक सकती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रखा है कि ताकि आप लोग को ये चीज़ें हर एक पॉइंट समझ में आनी चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग को ले जाना कंपलसरी है। अगर यदि छूट जाएगा तो ये जान लीजिएगा आप लोग की काउंसलिंग भी रुक सकती है। तो मैं नहीं चाहता किसी के भी कोई काउंसलिंग रुके या किसी को कोई काउंसलिंग छूटे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रखा है ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट्स अच्छे समझ में आए और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप लोग को ले जाना है। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आप लोगों को पहले ए पॉइंट में ही दिख रहा होगा जो कि हमारा क्या है 3 वर्षीय 6 सेमेस्टर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स है यहाँ पर। और दूसरा हमारा क्या है 2 वर्षीय 4 सेमेस्टर कमर्शियल प्रैक्टिस मटेरियल मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। और हमारा तीसरा क्या है यहाँ पर 1.5 वर्षीय 3 सेमेस्टर पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 3 कोर्स मिलेगा। पहला कोर्स हमारा क्या है जो कि 3 वर्ष और 6 सेमेस्टर का होगा, जो कि क्या टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर है। और हमारा दूसरा कोर्स क्या यहाँ पर है कि 2 साल का 4 सेमेस्टर का यहाँ पर, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट और साथ ही साथ कमर्शियल प्रैक्टिस और मटेरियल मैनेजमेंट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और तीसरा हमारे यहाँ पर 1.5 वर्ष यानी कि 3 सेमेस्टर जो कि पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर बी पॉइंट्स यहाँ पर क्या कर रहा है। बी पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बी पॉइंट्स करने का मतलब ये है कि यहाँ पर काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए जाने वाले निम्न अभिलेखों की मूल प्रतियाँ एवं जमा करने के लिए प्रत्येक की 2 सेट स्वयं सत्यापित छाया प्रतियाँ अवश्य लाएँ। देखिए, यानी कि आपका जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं काउंसलिंग में, हर डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और साथ ही साथ उसके 2 सेट होने चाहिए। और जैसे कि आय जाती है वो क्या होना चाहिए सत्यापित यानी कंप्यूटराइज सत्यापित होने चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आय जाति जो आपका होगा वो कंप्यूटराइज सत्यापित जरूर निकलाइएगा और उसकी भी 2 सेट फोटोकॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, तो पहले ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्या कर रहा है, बी में पहला पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि आईआरटी प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आपकी जारी किया गया मूल प्रवेश पत्र। देखिए, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, उसकी भी 2 फोटो कापी करा लेनी है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, न्यूनतम अहिता ग्रहण करने वाली परीक्षा सहित समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं में प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाएँ अर्थात इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा हेतु हाई स्कूल अथवा समक्ष मैनेजमेंट डिप्लोमा हेतु इंटरमीडिएट समक्ष हिंदी अंग्रेजी स्कूल इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि आप लोग डिप्लोमा के लिए हैं अप्लाई किया है, तो जो भी डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है जो कि 3 ईयर और 6 सेमेस्टर वाले, उनके हाई स्कूल और इंटर दोनों बेस पे काउंसलिंग होगी। अगर यदि आप चाहेंगे हाई स्कूल तो हाई स्कूल बेस पे जाएगी, अगर यदि इंटर चाहेंगे तो इंटर बेस पे जाएगी। ठीक है, लेकिन और मैं यदि बात करूँ साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे होटल मैनेजमेंट वाले हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए इंटरमीडिएट में हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों हाई स्कूल इंटर में कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, अंतिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। यानी देखिए, जहाँ से आपने आखिरी परीक्षा आपने दिया, यानी कि जैसे आपने हाई स्कूल जहाँ से पास किया या इंटर जहाँ से पास किया, वहाँ का आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। यानी कि आपका जब से आप करेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र आप वहाँ से कटवाते हैं, वो 6 महीने काउंसलिंग से भीतर हुई होने चाहिए, यानी कि आपके काउंसलिंग के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, और इसमें हम आगे पॉइंट्स देखें तो हमारा अगला पॉइंट्स यहाँ पर जो 4th जो है वो क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सेनानी आश्रित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संतान का प्रमाण पत्र तथा शारीरिक विकलांग श्रेणी के संदर्भ में 31 मार्च 2023 के पश्चात समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त श्रेणी प्रमाण पत्र। यानी कि आप ये जान लीजिए जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले, यानी कि जो हमारे
क्या है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो हो गए, चाहे फिर हमारे क्या अनुसूचित जनजाति वाले हो गए, या फिर हमारे क्या अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हो गए, या फिर क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले या सेनानी आश्रित वाले, या फिर विकलांग श्रेणी वाले, जो भी लोग होंगे वो लोग की जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट आप लोग की लगती है, ये सब ये सर्टिफिकेट आपकी 31 मार्च 2023 के बाद की होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे जनरल ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, चाहे अनुसूचित जनजाति वाले होंगे, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले होंगे, चाहे विकलांग कोटा वाले होंगे, जो भी होंगे उनकी ये जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी, यानी जो भी इनकी ये सर्टिफिकेट लगता है आपका ये 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब पाँचवा हम देखें, पाँचवा क्या करें आप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन पत्र तथा सैनिक आश्रितों के लिए सैनिक की पेंशन कागजात यदि वह सेवानिवृत्त हो गया है। देखिए, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आपके घर में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में है या फिर सैनिक में है, तो आपको ये करना है कि आपको, जैसे कि कोई पापा थे या कोई भी घर में है, जैसे रिटायरमेंट्स हो गई है, कोई भी नहीं, पापा मम्मी के सिवा कोई और का नहीं, जैसे कि कोई रिटायरमेंट्स हो गया है, तो आपको क्या करना, उनका पेंशन प्रमाण पत्र एक होता है, जो पेंशन प्रपत्र होता है उसको लेके जाना है, ठीक है, ये वो अनिवार्य है। और छठवां देखिए तुम्हारा क्या है, 6 पासपोर्ट साइज की रंगीन फ़ोटो जैसा कि प्रवेश सत्यापन पत्र पर चिपकाया गया है, जिस पर नाम एवं दिनांक लिखा हो, यानी कि आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय आपने फ़ोटो खिंचवाया था उसी तरीके का सेम फ़ोटो होना चाहिए, और उस पर नाम और दिनांक लिखा होना चाहिए। अब सातवां देखिए तुम्हारा क्या है, अंतिम संस्थान द्वारा प्रदत्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल सत्य प्रथम प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित मूल रूप से जमा होगी। स्नातक उपाधि के छात्र विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति अवश्य जमा करें। ICSE CBSE बोर्ड के छात्र स्नातक, देखिए इसमें क्या है कि जो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ CBSE और SSC बोर्ड वाले के लिए ही है, यूपी बोर्ड वाले परेशान नहीं होंगे, उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो यहाँ पर माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको क्या करना है, CBSE बोर्ड वाले ICSE बोर्ड वाले आपको ये लाना है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है आप लोग के लिए, काउंसलिंग के लिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब आठवां क्या कर रहा है, किसी राज्य अस्पताल द्वारा ब्लड ग्रुप रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि आप ये जान लीजिए कि कोई सभी आपका सरकारी हॉस्पिटल हो, उससे क्या होना चाहिए कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो बनाना चाहिए, और साथ में उसमें ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या, जैसे कि आपका आँख चेक होगा, ठीक है, आपका मतलब आपकी बॉडी चेक की जाएगी कि हाँ सही है, वर्क है, आपका हैंड उंड हाथ वो देखेंगे, ठीक है, मतलब इस मेडिकल सर्टिफिकेट में उसमें मेंशन रहता है कि हाँ पूरी तरीके से आप क्या हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, और आपका ब्लड ग्रुप लिखा रहेगा, वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा, जो कि आपको आपके अपने यहाँ कहीं से भी सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो हमारा यहाँ पर नौवां क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र देना होगा। देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश जो भी हमारे, जैसे कि आपने बाहर, आप जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, ठीक है, तो उनको क्या होगा कि उनके लिए जो भी आपने से हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया जहाँ से, तो वहाँ का आपका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ मैंने इस ज़िला से यहाँ से किया है, तो मेरा ये यहाँ से हाई स्कूल पास होता है, मैं यहाँ से पास हूँ। आप ये कहिए कि जैसे कि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और आपने क्या कर दिया, नाम नहीं डाल दिया बिहार से या फिर कहीं और दूसरे से डाल दिया, तो वहाँ कहीं से भी आप डालिएगा तो वहाँ से उस स्कूल से आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि यहाँ से मैंने ये चीज़ किया है, ठीक है, उस तरीके का यहाँ पर एक प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जो या तो हाई स्कूल बेस पे, अगर हाई स्कूल पास किए तो हाई स्कूल का, यदि इंटर किए तो इंटर का। और 10वां क्या कह रहा है, शिक्षा में व्यवधान यदि कोई हो तो कारण स्पष्ट करते हुए हलफनामा जो निर्देशानुसार IRT प्रयागराज के नाम से देना होगा। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपको शिक्षा में कोई दिक्कत, यानी मान लीजिए जैसे कि आपके को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है कि हाँ सर अभी मैं इस टाइम क्लास नहीं कर पाऊँगा, या मुझे अभी दिक्कत है, मैं काउंसलिंग में आ जाऊँगा लेकिन मेरा फीवर सही नहीं है, मतलब ये देखिए कि आपको यदि कोई दिक्कत है अभी क्लास करने में, या फिर आप मान लीजिए कि जैसे कि आपके घर में
कुछ भी हो जाता है, ठीक है, आप नहीं उपस्थित हो पाते हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि एक हलफनामा देना होगा कॉलेज के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ERT प्रयागराज के नाम पर एक हलफनामा आपको देना होगा। और हमारा 11वां क्या है, टीसी जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अनिवार्य होता है, बिना टीसी के भी आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, CBSE SSC बोर्ड वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है उनको। और यहाँ पर जो भी हमारे टीसी मतलब जितने भी लोग होंगे सबकी टीसी देखिए सबकी लगने वाली है, कंपलसरी UP बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड हो, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा टीसी आप लोग का अनिवार्य है, ठीक है। अब इसके बाद हम सी पॉइंट देखें, सी में क्या कर रहा है यहाँ पर कि शुल्क समस्त, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शुल्क समस्त शुल्क रुपये 21,840 काउंसलिंग फीस एवं संस्था की फीस अलग अलग नगद जमा करना होगा, जिसका विवरण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर जो भी आपकी फ़ीस यहाँ पर टोटल दे रखा है 21,840 रुपये आपका फ़ीस लगेगा। अब इसमें काउंसलिंग फ़ीस अलग लगेगा और संस्था का फ़ीस अलग लगेगा, ये सब चीज़ें इसमें अलग अलग है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, 1,000 रुपये मात्र सभी अभ्यर्थियों द्वारा देय काउंसलिंग फ़ीस नगद जमा करना अनिवार्य होगा। देखिए 1,000 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस होगा जो वो क्या है, नगद जमा करना होगा। और दूसरा हम बात करें वही क्या है, प्रवेश हेतु अधिकृत अभ्यर्थियों के लिए निम्न संस्था शुल्क। देखिए क्या पहला, सभी वर्ग, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर कि जैसे कि आप ये जान लीजिए जितने भी आपके यहाँ पर हैं, जैसे सामान्य वर्ग वाले हो गए, जैसे कि आपके जनरल हो गए, और यहाँ पर SC ST हो गए और OBC हो गए, यानी जो भी यहाँ पर कैटेगरी है, ठीक है, इन सब के अलग अलग तरीके से फीस है। आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर संस्था की जो शुल्क फीस है वहाँ पर 20,840 रुपये है, और जिसमें कि आपका 14,430 क्या है यहाँ पर ट्यूशन शुल्क है, और साथ ही साथ देखें तो 840 रुपये यहाँ पर परीक्षा शुल्क आपका है, और 4570 रुपये जो है वो क्या छात्र निधि, और इसमें क्या है 1,000 रुपये आपका कासन मनी, यानी कि सिक्योरिटी मनी भी 1,000 रुपये इसमें जमा की जाती है। सभी प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही नगद जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको क्या करना है, ये नगद ही जमा करना होगा। तो आपको टोटल 21,840 रुपये आपको ले जाना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब डी इसमें देखिए क्या है, काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आने वाले छात्र छात्राओं के निम्न प्रपत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लाना आवश्यक है। जैसे कि पहला इसमें क्या करा है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है काउंसलिंग टाइम, वो चीज़ में बता रखा है इस पॉइंट में। तो पहला क्या करा हमारा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु समस्त अधिकारी द्वारा निर्गत कंप्यूटराइज जाति प्रमाण पत्र जो इंटरनेट पर सत्यापित हो रहा हो। जाति प्रमाण पत्र यदि इंटरनेट पर नहीं प्रमाणित होता हो तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर जहां उसका मेरिट कम होगा तदनुसार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपका जो भी चाहे अनुसूचित जाति वाले चाहे अनुसूचित जनजाति वाले होंगे, तो वो अधिकारी द्वारा कंप्यूटराइज, जो मैंने जब भी पहले बताया रखा था आप लोग को, जो कंप्यूटराइज सत्यापित होता है, वो चीज़ आप लोग की जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो इंटरनेट से आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके हिसाब से कि आपकी मेरिट जो होती है, जैसे कि आपको मिलेगी, आपको OBC कैटेगरी मिलेगी, SC कैटेगरी मिलती है, तो आपको उसी की बेस पर मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपको एक भी कंप्यूटराइज होनी चाहिए आपके पास। और दूसरा देखिए इसमें क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि जनरल EWS वाले अभ्यर्थी हेतु 31 मार्च 2023 के बाद का निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो कि विगत वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के आय पर आधारित हो। यानी कि आप ये जान लीजिए जितने भी जनरल EWS वाले हैं उनको क्या करना है कि उनका जो भी यहाँ पर वित्तीय वर्ष जो होता है, जैसे कि आपका एक साल के इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, एक 2022 से 31 मार्च और 2023 से 31 मार्च के बीच का एक आपका उसमें आय वाला होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 के पश्चात का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कंप्यूटराइजनित जाति प्रमाण पत्र जो इंटरनेट पर सत्यापित हो रहा हो। जाति प्रमाण पत्र यदि इंटरनेट पर नहीं प्रमाणित होता हो तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर जहां उसका मेरिट कम होगा तदनुसार किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि हमारे 31 मार्च 2023 के बाद वाले होंगे उनका भी क्या होना चाहिए कि जो भी
ये सर्टिफिकेट अन्य पिछड़ा वर्ग का है, ये कंप्यूटराइज सत्यापित होना चाहिए। अगर यदि कंप्यूटराइज सत्यापित नहीं है तो आपकी जो रैंक है, आप मतलब आप ये मान लीजिए कि फिर आपका जनरल बेस पर भी आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि आपको जो छूट मिलने वाला है यानी पिछड़ा वर्ग वाला, वो आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, कंप्यूटराइज सत्यापित होना चाहिए सबका, इसलिए आप लोग सभी लोग कंप्यूटराइज सत्यापित लेके जाइएगा, हर कैटेगरी वाले, चाहे WS वाले होंगे, चाहे OBC वाले होंगे, चाहे आपके SC ST वाले होंगे, सभी लोगों को अपनी अपनी क्या करनी है कि कंप्यूटराइज सत्यापित जाति का लेके जाना है। आय जाति आय तो रहेगा ही, प्लस साथ में क्या इसमें जाति भी इम्पोर्टेंस है, तो जाति लोग को लेके जाना है। देखिए चौथा क्या करा है, सभी वर्गों हेतु कंप्यूटराइज निवास प्रमाण पत्र जो कि इंटरनेट पर सत्यापित हो रहा हो। देखिए अब यहाँ पर निवास भी आपका जो होगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटराइज सत्यापित होना चाहिए, उसको भी आपको लेके जाना है। और पाँचवा क्या कह रहा है, कंप्यूटराइज प्रमाण पत्र इंटरनेट द्वारा सत्यापित होना चाहिए। देखिए और क्या करें यहाँ पर, जैसे कि आपका यानी कि आय जाति निवास तीनों, आप ये मान लीजिए कि निवास में तीनों में से सिर्फ आय और जाति आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सत्यापित होनी चाहिए। बाकी जो आपका क्या कहते हैं, आय जाति निवास जो होगा वो सिर्फ आपका क्या प्रधान द्वारा लिखे होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कंप्यूटराइज नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं पाँचवा क्या है हमारे यहाँ पर, पाँचवा हो गया। और छठवां क्या कर रहा है, पिछली उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र। देखिए यानी कि आपने, जैसे मैंने बताया कि आप हाई स्कूल करके आ रहे हैं, इंटर करके आ रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी हाई स्कूल का तो हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, अगर इंटर का है तो इंटर का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी ओरिजिनल भी होनी चाहिए, प्लस दो उसका सेट फोटो कापी होना चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि हम पॉइंट देखें, महत्वपूर्ण निर्देश। काउंसलिंग हेतु छात्र छात्राओं को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। देखिए मैंने पहले बता रखा था कि यदि काउंसलिंग आप कराने आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग के टाइम आपका अनिवार्य है रहना वहाँ पर। यदि आप नहीं हैं, यानी जिसका काउंसलिंग हो रहा है वो न रह कर कोई चाचा का लड़का, कोई भाई आ जाए, कोई ऐसा है, तो कुछ नहीं होगा, फिर जान जी आपकी काउंसलिंग ही रुक जाएगी, फिर आपकी काउंसलिंग होने ही वाली नहीं है। ठीक है। और यदि हम दूसरा देखें यहाँ पर, तो हमारा क्या कह रहा है कि जैसे कि आप काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का सूचना पत्र स्वयं कहीं से भी आपको प्रवेश एवं आपकी पसंद की ब्रांच अलॉटमेंट का अधिकारी प्रदान नहीं करता। देखिए आपको वहाँ पर आप ये चाहेंगे कि आप अपने मनपसंद से ब्रांच ले लें, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ब्रांच मिलेगा आपके रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपको वहाँ पर डिसाइड पहले से रहता है कि इतने से इतने रैंक वालों को, इतनी कैटेगरी को ये ब्रांचें दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने हिसाब से कोई भी ब्रांचेज नहीं मिलने वाली है। और तीसरा क्या कह रहा है, प्रवेश परीक्षा का वरीयता सूची के आधार पर ही प्रवेश एवं ब्रांच का आवंटन किया गया है। संस्थान पर लागू उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण नियमावली का अनुपालन किया जाएगा। देखिए वहाँ पर क्या कह रहा है कि संस्थान में पहले से ही आपका एक वहाँ पर बनाया गया तो लिस्ट बना होता है, जो कि ब्रांच वाइज लिस्ट होती है कि इतनी से इतने रैंक वाले को इतनी इतनी ब्रांच मिलेगी। और वहाँ पर जो भी आपका होता है कैटेगरी वाइज वहाँ पर पहले से ही आरक्षण की वहाँ पर सूचियाँ बनी होती है कि इन सब आरक्षण वाले को इस सब ये ब्रांच दी जा सकती है अगर इतने कितने रैंक वाले हैं तो। ठीक है, ये सब चीज़ वहाँ पर होती है पहले से ही। यदि आप निर्धारित काउंसलिंग की तिथि एवं समय पर उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र एवं फीस के साथ एवं उपस्थित नहीं होते हैं तो आप प्रवेश पाने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिए जाएंगे। यानी कि आप ये जान लीजिए कि आपके पास प्रमाण पत्र जितने लग रहे हैं वो सब नहीं है और साथ ही साथ फीस नहीं है, तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फीस भी नहीं लाए, तो आपकी काउंसलिंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो वो चीज़ में दे रखा है। और आप द्वारा दी गई कोई भी सूचना यदि कभी भी गलत जालसाजी के रूप में पाई जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और सभी जारी किए गए प्रमाण पत्र वापस कर लिए जाएंगे तथा आपके विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। यानी कि आप ये जान लीजिए कि अगर यदि आपने किसी जालसाजी, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं से किसी से घूस दे करके आपने किसी, जैसे कहते हैं ना बैक डोर, ऐसे वैसे किसी तरीके से आपने एडमिशन पा लिया, ठीक है, तो इस प्रकार से किसी को मतलब वहाँ पर कॉलेज में सूचना मिल जाती है तो आपकी जो एडमिशन होगी रद्द की जाएगी और आपके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और क्या करें, काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले आपको किसी भी प्रकार का यात्रा दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। यानी कि आप लोग
ये मत सोचिएगा कि आप लोग काउंसलिंग कराने आ रहे हैं तो आप लोग को काउंसलिंग के टाइम वहाँ पर कुछ आप लोग का आने जाने का किराया वराया सब फेयर और मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पर मेरिट कम में तभी विचार किया जाएगा यदि मेरिट सूची में उत्तर प्रदेश राज्य का कोई अभ्यर्थी न हो। यानी कि जैसे कि दूसरे राज्य वाले हैं, जैसे मैंने पहले बता रखा, दूसरे राज्य वालों को जैसे कि क्या होता है, कम छूट मिलता है, छूट मान लीजिए मिलता ही नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता है, अपने उत्तर प्रदेश वालों को देखते हैं, अगर उत्तर प्रदेश वाले अगर नहीं होते हैं तब जाके उनको वो चीज़ मिल पाता है, यानी तब जाके उनको छूट मिलता है। तो वही चीज़ में बता रखा है। कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जुरिडिक्शन में होगा, यानी कोई भी आपका मान लीजिए कि वहाँ पर विवाद होता है, जैसे विवाद में समझ लीजिए कि कोई भी कुछ भी होता है, आपने धोखाधड़ी पकड़ा गया, कुछ भी होगा तो वहाँ का जो आपका बना हुआ है जुरिडिक्शन इलाहाबाद का न्यायालय, उसमें ही आपकी सुनवाई होगी, उसमें भी आपकी उसी में आपकी देखी जाएगी जो भी चीज़ें आपकी रहेंगी। और नवा क्या कह रहा है, प्रवेश लेने के उपरांत प्रवेश के समय जमा किया गया कोई भी शुल्क कासन मनी को छोड़कर किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ये जान लीजिए कि आपने जैसे एडमिशन ले लिया, आपने फीस जो भी आपका फीस 21,840 था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका काउसन मनी जो 1,000 रुपये लग रहा है, बस वही आपका जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तो वही आपका मिलेगा, बाकी और कोई फीस इसमें से नहीं मिलने वाला है। अब इसमें हम आगे देखते हैं 10वां पॉइंट क्या करा है, संस्थान में प्रवेश के दौरान या उपरांत निर्धारित मदों में यदि शुल्क भी किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर तदनुसार देयता सुनिश्चित होगी एवं संबंधित पक्षों पर स्वीकार करनी होगी। यानी कि मान लीजिए किसी कारणवश वहाँ का जो शुल्क होगा यानी फीस में बढ़ोतरी की जाती है तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आप लोग को उसमें फ़ीस बढ़ा करके ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर 10वां पॉइंट में बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए एफ जो हमारा अति महत्वपूर्ण सूचना क्या है, जिन प्रवेशार्थियों के पास आवश्यक वंचित अभिलेख प्रपत्र मूल रूप में नहीं होंगे उनके प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी कि आप ये जान लीजिए कि जो भी लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं उनके पास मूल जो प्रमाण पत्र आपके लग रहे हैं वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर यदि नहीं है तो आप लोग की काउंसलिंग क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों से सीटें रिक्त होने की स्थिति में ही काउंसलिंग की अंतिम दिन होगी। यानी जैसे मैंने पहले ही बोल रखा था, जो अदर स्टेट वाले हैं उनको क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा। अगर यदि सीट बचेगा तभी उनकी काउंसलिंग में तभी उनको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। काउंसलिंग हेतु मांगे गए आरक्षण के समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र वैध तिथि के अंतर्गत एवं सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं निर्गत किए हुए मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण के आधार को अमान्य करते हुए सामान्य अभ्यर्थी की प्रवीणता के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। यानी ये समझ लीजिए कि अगर यदि आप, जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी आप SC ST OBC कैटेगरी आप ले जाते हैं, आपको आरक्षण चाहिए तो आरक्षण के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो जो सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए वो वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको मिलेगी आपका आरक्षण। नहीं तो फिर आप ये जान लीजिए कि आपको वहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगी, आपका सामान्य वर्ग के ही रूप से आपका क्या होगा, काउंसलिंग किया जाएगा और आपको उसी बेस पर आपको ब्रांचें मिलेगी। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैटेगरी वाले हैं, चाहे EWS वाले, चाहे जनरल ST SC OBC, मतलब जो भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल EWS वाले आप अपना ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और साथ ही साथ जैसे कि हमारे ST SC OBC वाले ये सब हैं, ये सब आप लोग भी अपना सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाइएगा, तभी आप लोग को आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा काउंसलिंग लेटर जो कि इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो इसमें देखिए अब इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, CBSE वाले ICSE वाले माइग्रेट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और TC कंपलसरी या TC अनिवार्य है। यानी कि लास्ट पढ़ाई जो आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया हो, अब उसके बाद आप काउंसलिंग कराने जा रहे हो IRT में, तो आपने वहाँ से TC आपको कटवा कर लेके जानी है, ठीक है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट्स है। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोग की ध्यान दीजिएगा कि कोई अगर यदि इस प्रकार से सब बैक डोर वाले हों, यानी कि आप
पैसा देकर के किसी से करवा लिए हो कैसे भी, तो वो लोग ध्यान देंगे कि अगर यदि आप किसी कारणवश पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा कि आपका तो पहले तो पढ़ाई जो रद्द कर दी जाएगी, साथ ही साथ आपके ऊपर दंडनीय केस भी किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स में आप लोग को इतना बस ध्यान देना है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, हर डॉक्यूमेंट का पहले तो आपको क्या करना है कि दो दो सेट कराना है, दो जो तीन तीन सेट करा लीजिएगा, आप लोग तीन तीन सेट करा लीजिएगा। और साथ ही साथ अपना ये देखिएगा कि आय जाति आपका जो होगा कंप्यूटराइज सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को पहले से मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग पहले से सब कुछ रेडी कर, जिसका न रेडी हो सब कुछ रेडी करा लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो कि हमारा काउंसलिंग लेटर के ऊपर था। तो काउंसलिंग लेटर मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया। अगर यदि और भी कुछ इसमें अगर चीज़ें न समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। थैंक यू।